हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 16 अप्रैल और 16 अप्रैल साल 2026 की हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन की करते हैं शुरुआत हम लोग और सिखाते हैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट सा सेशन। अगर आपने स्टार IQ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी जरूर करना। मेरे दोस्तों, अगर आप लोग सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो स्टार IQ एप्लीकेशन पे जाके आप लोग इस बैच के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। द्रोणाचार्य धाम का बैच आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। हरियाणा का इतिहास किसने लिखा, ये सवाल मैंने आपसे पिछले सेशन में किया था और इस सवाल का ठीक जवाब रहेगा पंडित श्री राम शर्मा। पंडित श्री राम शर्मा एक महान स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ साहित्यकार और इतिहासकार भी थे। हरियाणा सरकार ने 1976 में उन्हें हरियाणा साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया। पंडित श्री राम शर्मा के द्वारा हरियाणा का इतिहास जो है ना वो लिखा गया था। आज का पहला करंट अफेयर है कि हरियाणा के गुरुग्राम में प्रस्तावित पोड टैक्सी प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो हरियाणा के अंदर जो पोड टैक्सी प्रणाली है, इसमें से सही स्टेटमेंट होने वाला है कि यह पर्सनल रैपिड ट्रांजिट PRT प्रणाली है जो निर्धारित पटरियों पे चलेगी। ये छोटी छोटी टैक्सी है, पोड टैक्सी बोलते हैं इनको हम लोग, और ये अभी गुरुग्राम में चलने वाली है। आपको वैसे तो पता ही होगा कि गुरुग्राम है अभी फिलहाल के लिए कितना ज्यादा भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है। इसी करके जो है ना यहाँ पे चलने वाली है टैक्सी, और ये टैक्सी चलने वाली है कौन सी सर, पोर्ट टैक्सी चलने वाली है। और पोर्ट टैक्सी जो है ना आपके पास में यहाँ पे PRT सिस्टम बेस्ड पे चलने वाली होगी। यानी कि ये अपनी डेडिकेटेड ट्रैक होगी, ऐसा नहीं कि किसी भी ट्रैक पे चल जाएगी, पर्टिकुलर एक इनका डेडिकेटेड ट्रैक होगा, उसी पे ही चलेगी ये पोड एलिवेटेड ट्रैक है, ऊपर बने रास्ते पर चलती है। जनरली ड्राइवर इनमें होता नहीं है क्योंकि ये फुली ऑटोमेटिक होती है। और आप अपना डेस्टिनेशन पे सिलेक्ट करिएगा और पोर्ट सीधा जो है ना बिना रुके वहीं पे सीधा ले जाएगी आपको। कोई बीच में ऐसे बस स्टॉप की तरह से रुकने वाला नहीं है। आमतौर पे इसमें 4 से 6 लोग बैठते हैं और इससे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि ट्रैफिक जाम नहीं लगता, फास्ट होती है, सेफ होती है, पोल्यूशन तो ना के बराबर ही होता है। ऑन डिमांड सिस्टम जैसा ही है, समझिएगा कैब जैसा फील आ सकता है आपको इसमें। तो ये डायरेक्ट डेस्टिनेशन पे काम करने वाली है ये पोर्ट टैक्सी सिस्टम। इसका उद्देश्य है कि गुरुग्राम में अनियंत्रित ट्रैफिक की समस्या का समाधान और अर्बन मोबिलिटी यानी कि शहरी गतिशीलता में सुधार लाना है। हरियाणा सरकार, अमेरिका और जापान, सुजुकी जापान और के साथ साथ ग्लेडवेज कंपनी के प्रतिनिधि मंडल के बीच में अभी हाल ही में इसके लिए चर्चा हुई है। गुरुग्राम को इस टेक्निक के मामले में पूरे देश में एक मॉडल के रूप में विकसित करना ये भी टारगेट है। तो ये ड्राइवर रहित यानी कि ऑटोनोमस और छोटी गाड़ी जैसे पर्सनल रैपिड ट्रांजिट कहेंगे, 5 से 10 मीटर ऊपर ये एलिवेटेड गाइड वेज पे चलने वाली है। ये बस ट्रेन की तरह हर स्टेशन पे रुकेगी नहीं, बल्कि यात्रियों को उनके सीधे सिलेक्टेड स्टेशन पे पहुंचा देगी। वेटिंग टाइम लगभग जीरो ही होगा इसके अंदर, और इको फ्रेंडली सिस्टम भी कहलाएगा ये। सो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास में रहने वाला है कि हरियाणा में खेल नर्सरियों के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे बड़ा स्पोर्ट्स हब बना है। तो हरियाणा के अंदर स्पोर्ट्स हब नंबर 1 पे बना है हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट हिसार डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही रहेगा। हरियाणा जो पहले खुद मुख्य रूप से जो ना कुश्ती और कबड्डी के लिए प्रसिद्ध था, अब यहाँ पे फुटबॉल और वॉलीबॉल के लिए भी युवाओं का बहुत ही आकर्षण तेजी से बढ़ रहा है। 2026-27 के लिए कुल 1063 खेल नर्सरियां अलॉट की गई है। पिछले साल 976 थी। सरकार का टारगेट 2000 नर्सरियां संचालित करना है। हर एक नर्सरी के अंदर 25 खिलाड़ी जो है ना वो ट्रेनिंग ले ही रहे हैं फिलहाल के लिए। कबड्डी की लगभग 148 नर्सरी है, और हरियाणा में मतलब पहले स्थान पे ये बरकरार है। 74 कुश्ती की है, 69 फुटबॉल की है, 64 वॉलीबॉल की है। हिसार में सबसे ज्यादा नर्सरी है, 119 नर्सरियों के साथ हरियाणा में सबसे आगे है। जींद दूसरे नंबर पे है, सबसे कम नूह में केवल 12 ही नर्सरी है। और पंचकुला फिर सबसे कम 2 नंबर पे आता है। फिलहाल इस लिस्ट के अंदर सबसे नीचे हैं ये। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट अप्रैल 2026 से स्टार्ट किए गए नए उड़ान स्केड्यूल के तहत निम्नलिखित में से कौन सा शहर शामिल नहीं है। तो हिसार से दिल्ली, अयोध्या, जयपुर तो है, लेकिन मुंबई जो है ना इसमें शामिल नहीं है। तो डी वाला ऑप्शन जो है ना इसके अंदर आपका बिल्कुल ठीक रहेगा, मुंबई इसमें शामिल नहीं है। हिसार से अब दिल्ली, अयोध्या, चंडीगढ़, जयपुर और कुल्लू के लिए सीधी विमान सेवाएं उपलब्ध करवा दी गई हैं। सप्ताह के 6 दिन उड़ानें संचालित की जाएगी। यह नया स्केड्यूल 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के लिए प्रभावी रहने वाला है।
दिल्ली अयोध्या शुक्रवार और रविवार के लिए है, जिसमें दिल्ली 45 मिनट और अयोध्या लगभग जो है ना 2 घंटे में पहुंचा देगी। चंडीगढ़ जो है ना सोमवार और बुधवार को, चंडीगढ़ हिसार से चंडीगढ़ लगभग 1 घंटा 5 मिनट। जयपुर और कुल्लू के लिए मंगलवार और वीरवार की है, हिसार से जयपुर लगभग 1 घंटा का सफर होगा ये। आपको मैं बता देता हूँ, ये एयरपोर्ट स्टार्ट हुए लगभग 1 साल पूरा हो चला है अभी। और ये कब स्टार्ट हुआ था सर? ये स्टार्ट हुआ था 14 अप्रैल को जो है ना स्टार्ट किया गया था इसे, साल 2025 के अंदर जो है ना इसको स्टार्ट कर दिया गया था। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है ना इस एयरपोर्ट की शुरुआत की गई थी। तब हिसार से अयोध्या के बीच में ही इसकी फ्लाइट स्टार्ट की गई थी। सबसे पहले हिसार से किसके बीच में स्टार्ट हुई थी? हिसार से अयोध्या के बीच में फ्लाइट स्टार्ट हुई थी सबसे पहले। एयरलाइंस कंपनी का नाम है अलायंस एयरलाइंस है, अलायंस एयर है, ये इसके द्वारा संचालन किया जा रहा है। रीजनल कनेक्टिविटी के लिए ATR 72 ATR 42 विमानों का उपयोग किया जा रहा है। और रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के चलते हुए हरियाणा के प्रमुख शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ना भी टारगेट है। एक स्कीम है उड़ान योजना। अब ये उड़ान योजना का मतलब है उड़े देश का आम नागरिक। 2016-17 से ये योजना संचालित की जा रही है। एयरपोर्ट का नाम है महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा। ये नेशनल हाईवे नंबर 9 के ऊपर है, हिसार शहर से लगभग 1-2 किलोमीटर बाहर है, आउटर पे। और ये हरियाणा का पहला DGCA लाइसेंस प्राप्त सार्वजनिक हवाई अड्डा है। इस पे रात को भी यहाँ पे फ्लाइट आ सकती है, जा सकती है यहाँ से। अयोध्या के लिए सीधी उड़ान स्टार्ट होने से पर्यटन और धार्मिक कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिला है। जनगणना 2027 की सौ जनगणना, यानी कि जो अपने आप से आप लोग अपना डेटा अपडेट कर सकते हो, इसके चलते हुए नागरिकों को कितने अंकों की यूनिक आईडी दी जाएगी। तो नागरिकों को इसके लिए 11 डिजिट की यूनिक आईडी दी जाएगी। 16 से 30 अप्रैल तक आप se census.gov.in पोर्टल पे जाके अपना खुद का डेटा अपडेट कर सकते हैं। मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए ऑनलाइन एंट्री कर सकते हैं आप लोग इसके अंदर। और इसके बाद में गणना को पेपरलेस बनाना इसका टारगेट है। समय की बचत और डेटा में जो भी कोई खामियां होती है उसमें जीरो करना है, क्योंकि आप अगर खुद अपना फॉर्म फिल करते हो जैसे, या खुद अगर जनगणना का डेटा अपडेट करते हो, तो उसमें खामियां होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। वेरिफिकेशन की बात करते हैं तो 11 डिजिट का कोड है, जो सब जनगणना पूरी करने के लिए 11 अंकों की आईडी बनेगी एक, जिसको SC ID बोलने वाले होंगे हम लोग। और 1 मई से 30 मई के बीच अब जनगणना कर्मी घर पे भी आएंगे, तो नागरिकों को केवल ये आईडी बतानी होगी, इसे दोबारा लंबी पूछताछ की जरूरत ही नहीं होगी फिर। टोटल इसमें 33 पर्सन होंगे। मकान से संबंधित जैसे 7 सवाल होंगे, आपके घर में कितने कमरे हैं, आपके घर में फर्श कैसा है, दीवारें छत इन पे पक्की छत है कच्ची है, इस तरीके की सवाल है। परिवार से रिलेटेड जैसे 8 सवाल होंगे। आपके घर में मेंबर कितने हैं, आपके घर का मुखिया कौन है, मुखिया पढ़े लिखे हैं क्या, घर में शादीशुदा पर्सन कितने हैं इत्यादि। ऐसे है घर में पेयजल पानी कहाँ से आता है, बिजली का सोर्सेस है क्या, शौचालय रसोई घर ईंधन, खाना किस पे पकाते हो, टीवी घर में है क्या, इंटरनेट इंटरनेट है क्या घर में, लैपटॉप कितने हैं, साधन कितने हैं, आपका मोबाइल नंबर, ये समथिंग ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। आपकी जाति क्या है, ये सब चीजें सवाल इसमें। इस बार जाति वाली गणना भी की जा रही है ना। तो जनगणना की जानकारी RTI यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत सार्वजनिक नहीं की जा सकती है। और इन आंकड़ों का उपयोग केवल सांख्यिकीय विश्लेषण और सरकारी योजनाओं के निर्माण के लिए ही होगा। ऐसा नहीं है कि आपका डेटा जो है ये सबके आगे पब्लिक होगा। ये सरकार ने कहा है आपका जो भी डेटा होगा पूरी तरीके से सिक्योर रहने वाला है। 16 से 30 अप्रैल तक के बीच में होगा। फिर पहली बार फील्ड विजिट होने वाला है 1 से 30 मई के बीच में। और छूटे हुए लोगों के लिए भी इसी 1 से 30 मई के बीच में ही उनको कंप्लीट कर लेंगे। तो ये भारत की अपनी तरह की पहली डिजिटल जनगणना है। जनगणना कर्मी कागजी फॉर्म की बजाय मोबाइल एप्लीकेशन या टैब का यूज करेंगे, और सब गणना के लिए अनिवार्य मैंडेटरी किया जाएगा जिसको। हरियाणा में अंगदान रजिस्ट्रेशन के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला पहले नंबर पे है? तो हरियाणा के अंदर जो जिला जींद है ना वो पहले नंबर पे है। ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक रहेगा। हरियाणा में अब तक टोटल 7940 लोगों ने अंग दान किया है मरने के बाद। कई बार जैसे ब्रेन डेड हो जाता है तो बाकी के बॉडी के पार्ट चलते रहते हैं, तो उसी समय वो डोनेट किए जा सकते हैं। पड़ोसी राज्यों की तुलना में पंजाब में ये आंकड़ा 11,274 है। हरियाणा से लगभग 3334 ज्यादा है ये आंकड़ा। बदलाव का संकेत है कि 2024 में जहां केवल 2 अंगदान हुए थे, आप देखिएगा वहीं 2026 में ये संख्या 4 से ज्यादा अब तक हो चुकी है। अब तक 35 किडनी ट्रांसप्लांट भी हरियाणा में की जा चुकी है। जींद इसमें सबसे आगे है, 2 पे गुरुग्राम, फिर फरीदाबाद, और बाकी सबसे कम में
नूह है, चरखी दादरी है, पलवल है, इनमें सबसे कम आंकड़े हैं ये अंगदान के। और इसमें मेन भूमिका कौन निभा रही है, तो संस्था का नाम है सोटो, यानी कि स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन है। इसने पिछले 2 सालों में नुक्कड़ नाटक, सेमिनार, पंचायत, इनके माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाई है। एक है नोटो, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, ये नेशनल लेवल पे डेटा को कलेक्ट करती है। पीजीआईएमएस रोहतक भी है, डॉक्टर एच के अग्रवाल के अकॉर्डिंग मात्र 4 दिन के अंदर 2 बार ग्रीन कॉरिडोर बना के अंगों को समय पे पहुंचाने का रिकॉर्ड भी बनाया है हमने। नारी शक्ति युवा संवाद कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसके लिए सही स्टेटमेंट होगा कि इसका आयोजन युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के द्वारा माई भारत पहल के तहत किया जा रहा है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। इसका आयोजक युवा मामले एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इसकी पहल मेरा युवा भारत पोर्टल के अंतर्गत और भारत के 17 क्षेत्रों में एक साथ आयोजन है। प्रतिभागी लगभग 7,000 से ज्यादा युवा महिलाओं ने इसमें भाग लिया है। नारी शक्ति विकसित भारत की आवाज, समावेशी लोकतंत्र को सुदृढ़ करना, ये थीम थी इसकी। लोकसभा सीटों में वृद्धि होने वाली है साल 2026 में ही, वर्तमान 543 है और ये सीटें आने वाले टाइम में बढ़ के उम्मीद है 816 हो जाएगी, प्रस्ताव है खैर। और प्रस्तावित सीटों में से 33% महिलाओं के लिए रिजर्व करने की वकालत है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को 2029 के आम चुनाव में पूर्ण रूप से लागू करने का टारगेट भी है। हरियाणा के अंदर युवा महिलाओं ने इस आयोजन में चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रीय केंद्र के माध्यम से बड़े लेवल पे भाग लिया, जैसे कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक है, हिसार के शिक्षण संस्थान है, वहां के स्टूडेंट ने हरियाणा की ओर से प्रतिनिधित्व किया है इसके अंदर। हरियाणा के अंदर वर्तमान में 10 लोकसभा सीटें हैं, उम्मीद है कि ये बढ़ के 14 से 17 के बीच में नंबर आ सकता है। नोडल एजेंसी है माई भारत है, नीति निर्माण में महिलाओं का नेतृत्व, और प्रस्तावित लोकसभा सीटें 816 है और 33% आरक्षण 2026 29 का जो इलेक्शन होगा उसमें क्रियान्वयन किया जाएगा इसमें इसका। हरियाणा के किस यूनिवर्सिटी ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 301 से 350 रैंकिंग में कृषि और वानिकी में देश में दूसरा स्थान हासिल किया है? तो इस यूनिवर्सिटी का नाम है महर्षि कृषि विश्वविद्यालय, सॉरी हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है, महर्षि दयानंद है वो तो, जो रोहतक के अंदर है, और उसके नए वीसी अभी मिला पुनिया बने हैं, ठीक है। खैर ये है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो हिसार जिले के अंदर चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। और इसने 301 से 350 के बीच में रैंकिंग ली है। इसका कारण है कि जैसे रोजगार के अंदर क्षमता बढ़ाई है, शैक्षणिक प्रतिष्ठा बढ़ी है, रिसर्च पेपर की गुणवत्ता बढ़ी है, और बच्चों का जो है ना आपका जो लगातार रेशो है, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ साथ अपने सब्जेक्ट में रिसर्च का रेशो है, वो भी लगातार बढ़ा है इस यूनिवर्सिटी का। हरियाणा की पहली नेशनल फुटबॉल रेफरी कौन बनी है, तो हरियाणा की पहली नेशनल फुटबॉल रेफरी बनी है, इनका नाम है सपना। हिसार जिले की 26 साल की लड़की है सपना। इन्होंने ग्वालियर में आयोजित नेशनल रेफरी प्रतियोगिता में फिटनेस और लिखित एग्जाम, मतलब कि रिटन एग्जाम पास करके देश की पहली, अपने हरियाणा की पहली जो है ना प्रदेश की पहली है ये नेशनल फुटबॉल रेफरी बनने का नाम हासिल किया है। अच्छा सवाल है, एक्सपेक्टेड है, आ सकता है एग्जाम में। आज का सेशन इतना ही है। आपके लिए सवाल है कि महाभारत युद्ध जिस स्थान पे लड़ा गया वो कौन सा स्थान है? जीतसर है, जलियांवाला बाग है, दिल्ली है, बंबई है? डायरेक्ट रूप से इसमें ऑप्शन नहीं लिखा है, सिनोनियम लिखा है एक। बताइए इसके बारे में विस्तार से। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। शुक्रिया।